बेसिक्स ऑफ एटम। आपको एटम्स के सबसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है एटम, एटम का एटॉमिक वेट, मास, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर मान लो एक्स नाम का कोई एटम है, एलिमेंट है सॉरी, एक्स नाम का, तो ऊपर जो सर पे उसका लिखा रहता है उसको ए बोलते हैं, और नीचे पैर में लिखा रहता है उसको जेड बोलते हैं, और ए को बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ना। देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो पहला बात ये कि अगर तुमको एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, जितना नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर जैसे ए है ना, ये नीचे सॉरी जेड है ना, एटॉमिक नंबर यानी जेड, अगर जेड है उतना ही नंबर में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर तुमको इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ, मान लो इलेक्ट्रॉन भी बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना है, तो ये एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लेके देखते जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक सोडियम एटम है, 23 होता है, सॉरी 11 होता है इसका मास, और 23 होता है इसका, उल्टा बोल दिया, 23 मास होता है और 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो ये सोडियम एटम है। ठीक, एटॉमिक नंबर है कितना, 11, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 23। तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितना है, तुम कहोगे 11। जितना नंबर होता है नीचे, नीचे वाला जितना रहेगा उतना ही रहेगा। दूसरा सवाल पूछूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इतना ही होगा, 11 ही होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। फर्क ये होना चाहिए भाई कि इसमें ना ये आयंस नहीं होना चाहिए, आयंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो दो चीजें हो गई। तीसरा बात अगर पूछा जाएगा न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, N0 लिख दिया, तो ऊपर वाले ए में से जेड को घटा देना है, यानी आपको ए में से किसको घटा देना है, जेड को, यानी ऊपर वाले में से नीचे को घटा देना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ 23 माइनस 11, तो आपको कितना जाएगा, 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पता चल गया। अब यहाँ से एक और चीज आपको बता सकते हैं यहाँ पे, तो क्या, तो आप बता सकते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, कभी पूछा जाए एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास अगर मान लो कभी पूछा जाए, तो आप कहोगे सर ऊपर जो दिया रहता है वही ना एटॉमिक मास है। चलो ठीक है, एटम का जो मास होता है, तो न्यूक्लियस के मास को ही एटम का मास बोलते हैं। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो आप कह सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना मास होता है उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो जितने मास होंगे, अगर मान लो प्रोटॉन का एगो मास पता ही है हम लोगों को, अभी आगे लिख दूंगा, 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। तो एगो प्रोटॉन का मास होता है ना, लेकिन किसी किसी एटम में 10 गो प्रोटॉन है। जैसे अभी इसके पास 11 गो प्रोटॉन है, तो 11 से गुणा करेंगे तब ना टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकलेगा। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे हम लोग, ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो तब जाके आपको एटॉमिक मास किसी चीज का मिल सकता है। ठीक है, और कई बार एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि भाई एटॉमिक मास हो गया, और एक और चीज पूछ देता है लोग, मास नंबर, मास नंबर। तो देखो मास नंबर और वो एटॉमिक मास दोनों एक ही चीज है, मतलब थोड़ा सा का अंतर होता है। ये एक्चुअली है नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस कुछ नहीं। जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा उसके नंबर्स को जोड़ोगे तो तुमको मास नंबर मिल जाएगा। मास नंबर और एटॉमिक नंबर को जब निकालते हैं ना तो आपको लगभग सेम मिलता है, इक्वल मिलता है, थोड़ा सा का फर्क रहता है, इसीलिए हम लोग इसको एक ही मान लेते हैं। हाइलाइटर है तुम्हारे पास? यस सर। है तो जल्दी दो। तो हमारे पास ये चीज़ें मिल गई, तो इतना इन्फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। कौन कौन? ये देखो, पहला इन्फॉर्मेशन, ये दूसरा इन्फॉर्मेशन, तीसरा इन्फॉर्मेशन, चौथा इन्फॉर्मेशन और पांचवा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 5 इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। अब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन लिखना है यहाँ पर लिखना है हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, इन तीनों का मास लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं मास, यहाँ पे लिखूंगा चार्ज और यहाँ पे लिखूंगा E/m रेशियो। E/m रेशियो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशियो लिखना है, मतलब चार्ज बाई मास का रेशियो। E/m नहीं बोलना चाहिए, चार्ज बाई मास का रेशियो बोलते हैं। इसको बाद में लिख लेंगे, बट अभी जितना है उतना लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, देखो केजी का याद रखना, ग्राम करना होगा तो आप इसमें से कम कर देना। हाँ 27 हो जाएगा। 27 नहीं होगा, 31 है ना, हाँ ये 28 हो जाएगा। इसका देखो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये होता है 1.675, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है इससे, है ना, 52 इंटू 10⁻27 kg। कहा जाता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए फिर भी लगभग सेम होता है, लेकिन अगर किसका ज़्यादा होगा तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक वैसे ही चार्ज की बात करें तो यहाँ पे माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यहाँ पर भी सेम, लेकिन प्लस चार्ज में होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा 0। आप लोगों को टास्क दे रहे हैं E/m का मतलब देखिए, चार्ज ऊपर रखना है, चार्ज ऊपर रखना है और नीचे रखना है मास, और सबका आपको बना के लिख देना है। देखो ऊपर रखेंगे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई, नीचे रखूंगा मास 9.1 इंटू 10⁻31। वैसे ही इसका भी, वैसे ही इसका भी। इसका कितना आएगा E/m? 0 आएगा, क्योंकि इसका चार्ज 0 है। तो इन दोनों का आपको लिखना है, आपको टास्क दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मास ऑर्डर कोई पूछ दे, याद भी रख लेना होता है मास ऑर्डर। तो मास ऑर्डर किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा मास होगा हमारा ये, बताओ, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का, उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन का, सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट है जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मैं उसको लिख देता हूँ फटाफट। कहा जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1857 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन। मास ऑफ, अब बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, न्यूक्लियन का मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक साथ अगर हो तो उसको न्यूक्लियन बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ होता है तो उसको न्यूक्लियन कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देख लो कितना हल्का है इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 बाई इतना, मतलब बहुत कम है ना, इतना 1857 है ना, 1800 इतना टाइम्स, तो बहुत कम हो गया। इसीलिए कई हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं। याद रखिएगा, एटॉम का मास बोलते वक्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से ना थ्योरेटिकल कुछ सवाल बनते हैं, मैं लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार डाल के। याद रखिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर
कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, हमेशा होल नंबर में रहेगा, हमेशा होल नंबर में रहेगा। होल नंबर होल नंबर में होगा, माने फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या तो एक होगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 4 होगा। वैसे ही एटॉमिक नंबर भी वैसे ही होगा और एटॉमिक मास भी वैसे ही होगा। आप बोलोगे सर क्लोरीन का तो 35.5 है मास, उसके ऊपर बाद में आते हैं, वो क्यों 35.5 लिया गया है, वो एवरेज एटॉमिक मास है ना। लेकिन आपको अगर सवाल पूछे, हाँ अगर आपसे पूछे कोई भी, तो मिला तुमको हाइलाइटर? नहीं मिला। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि एटॉमिक नंबर होल रेशियो में रहता है, तो हाँ होल नंबर में जरूर रहता है, ये बात को ध्यान रखना। ऑप्शन में रहे तो आपको यही लगाना है, ठीक है। अब एक और चीज है, सुनिए, एटॉमिक मास, जैसे ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास है, और नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यानी एटॉमिक मास एकदम ये कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा होता है एटॉमिक नंबर के, ठीक है, नंबर के। हमेशा ऐसा होगा कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के क्या होगा, एटॉमिक मास बड़ा होगा किससे, एटॉमिक नंबर से। लेकिन अब एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन लिख दूं तो नीचे भी लिखूंगा मास 1 और ऊपर भी नंबर लिखूंगा 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी न्यूट्रॉन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0। तो एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, मतलब न्यूट्रॉन होता नहीं है। दूसरी चीज, ये क्यों मैंने लिखा है ऐसा, तो एक तुम जाकर नीट के क्वेश्चन पेपर में देखेगा तो एक सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एटॉमिक मास बड़ा है एटॉमिक नंबर के, क्या ये बात सही है, या दूसरा एटॉमिक मास छोटा होता है एटॉमिक नंबर के, या तीसरा एटॉमिक मास ग्रेटर देन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो आपसे ऐसा पूछ दिया कि इसमें से कौन सा सही है, तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो तीसरा आंसर इसका सही है ना। ये दोनों गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आप सब हमेशा बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसे इक्वल भी होता है, इसलिए इक्वल का भी साइन होना चाहिए। तो सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं। आगे देखो, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा देगा इसमें, यहाँ पे कुछ लगाएं, अरे उतना भी मोटा नहीं चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हो सकता है बड़ा और कम और ज़्यादा। मान के चलो एक स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। मैं लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम
या अनचार्ज बोल सकते हैं, कहीं लिख दिया होगा अनचार्ज। न्यूट्रल मतलब अनचार्ज ही होता है, अनचार्ज एटम। या कहीं किताब में एक ये बात लिख सकता है नॉन बॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम। देख तीनों का मतलब एक ही है, न्यूट्रल बोलो एटम या अनचार्ज बोलो या फिर किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, अभी तो प्रूफ किए, अभी तो बताए कि जब चार्ज नहीं है तो इक्वल ही होंगे, लेकिन चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज एटम होगा तो इक्वल नहीं होगा। आइए अब इस पे करेंगे सवाल, ठीक है। अब इस पे हम लोग करेंगे सवाल करेंगे, जैसे अभी तभी समझ में आएगा स्टेटमेंट। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास होता है 16। तो आपको सवाल बताना है, बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये तीनों चीज बताना है, ठीक। और अगर मान लो O ऑक्सीजन है लेकिन -2 है, यानी हमारा मास तो वही रहता है 8 और 16, यही तो रहेगा। इस केस में बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस दो केस में बताना है। तो आप पहले केस में देखो ये एटम तो न्यूट्रल है और यहाँ पे ये आयन बन गया, मतलब चार्ज हो गया। तो आप बोलोगे कि 8 जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही तो प्रोटॉन होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा 8, लेकिन न्यूट्रॉन 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो इसमें 8 हो जाएगा, सब 8 हो गए। लेकिन देखो अब यहाँ आते हैं, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब 2 अलग से इसमें डाला गया है, ठीक है। 2 का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिए हैं, यानी 8 + 2 यानी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन की संख्या 16 में से 8 गया तो 8 ही होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 8 ही होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका रीजन छुपा हुआ है। ध्यान से एक बार समझ जाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगा ही नहीं। किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एक न्यूक्लियस बनाऊंगा, तो ये मान लो न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ बनाऊंगा मैं जो ये सर्कल, इसको मैं बोलूंगा ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे, ठीक। तो अगर मैं ऑक्सीजन का केस ले लूं, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो मैं लिख दूंगा 8 प्रोटॉन, देखो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, ऐसे 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 और 8 प्रोटॉन हो गए। ऐसे ही 8 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। 8 को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, 8 क्या है, न्यूट्रॉन है। और बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने हैं, 8। तो पहले में 2 होते हैं और दूसरे में कितने होंगे, 6 होंगे, तब ना 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 सही हो गया कि नहीं, 2 2 4 2 6 8 हो गए टोटल। ये ऑक्सीजन एटम का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब मान लो कि मैं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या मैं बाहर वाले में छेड़खानी किया है, मैंने कम ज्यादा किया है, कि अंदर में कुछ कम ज्यादा किया है, बाहर वाले में। तो हमारा बाहर यानी जो भी चेंजेज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर में ही ना चेंज आएगा। प्रोटॉन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और ना न्यूट्रॉन में कोई प्रॉब्लम है। आया बात समझ में। फर्क ये रह जाएगा कि 8 प्रोटॉन पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब इसको 10 इलेक्ट्रॉन माने 2 माइनस चार्ज अधिक हो गया, इसीलिए माइनस ऊपर 2 लिख दिए हैं, क्योंकि 8 प्लस है और 10 क्या है, माइनस। इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, -2 और आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे।
8 गो था तो 8 गो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था, 8 प्लस और 8 माइनस को। तो न्यूट्रल एटम बोलते थे जो इस केस में था, इसीलिए न्यूट्रल एटम है। 8 गो इलेक्ट्रॉन 8 गो प्रोटॉन को बैलेंस किया हुआ है ना। लेकिन जैसे ही तुम बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, अब संख्या किसका ज़्यादा बढ़ गया, निगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। हाँ। तो इसलिए इस पे निगेटिव आ जाता है ऊपर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन के नंबर में कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं होगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप प्रोटॉन के नंबर को निकाल ही नहीं सकते। इसके लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं अभी। मतलब पॉसिबल है, फर्निश में जाएंगे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन वाले, तब वहाँ पे होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, यहाँ से निकाल भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो हमारे पास क्या होता है, हाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता। मान लो ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +2 हो जाएगा ना। तो +2 हो जाएगा, तो यानी 8 नंबर है और मास 16 है। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या चर्चा करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो अभी भी 8 है, क्योंकि अंदर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अब गड़बड़ी हो गया, क्योंकि टोटल 8 थे, अब 2 उसमें से निकाल दिए, यानी 8 में से 2 निकाल दिए हैं तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और वैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। यानी हम बार बार ये देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखवाया है ऊपर का कि न्यूट्रल एटम या अनचार्ज एटम या बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड एटम जो होंगे उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन चार्ज एटम आ जाता है तो उसमें इक्वल नहीं होते। ये बात याद रखना है ना। यहाँ से सवाल पूछ सकता है। अब देखो थोड़ा मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं भाई, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल आएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ CO2। अब इस CO2 के अंदर आपको चीजें बतानी है। पहला बात ये बताना है, ठीक है, देखो पहला इंफॉर्मेशन CO2 को देखते ही आपको पता चलेगा एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ऐसे पता चल गया ना कि CO2 देखते हैं कि ये कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो एक एटम ऑफ कार्बन है प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन इसका और एक इसका, है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो आप कहोगे देखिए कार्बन 6 नंबर पर होता था तो 6 गो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है सर। ऑक्सीजन 8 नंबर पर होता था तो 8 होगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 2 हो जाएंगे। 16 और 6 दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 22 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे निकाल देंगे। यानी एक मॉलिक्यूल CO2 में, ध्यान रखिएगा अगर मोल पढ़ाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, एक मॉलिक्यूल CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है, 6 कार्बन के और 16 ऑक्सीजन के। वैसे ही आप इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो आप क्या कहोगे, सर प्रोटॉन कार्बन 6 नंबर पे तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे तो 8 ही होंगे, इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2, तो इसमें 22 क्या होंगे, फिर से प्रोटॉन। 22 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, ठीक है। वैसे ही अगर पूछ दूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो पहले कार्बन 6 नंबर पर है, 12 उसका मास होता है, याद रखिए कार्बन 12 मास होता है और नंबर 6 होता है। तो इसको अगर तुम न्यूट्रॉन देखोगे तो न्यूट्रॉन इसमें कितना आएगा, 12 में से 6 हो जाएगा 6, तो 6 इसमें न्यूट्रॉन हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन में देखोगे, ऑक्सीजन 8 और 16 होता है, याद तो करना पड़ेगा भाई, पढ़ रहे हो तो याद कर लो। तो इसमें न्यूट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें 16 माइनस 8 यानी 8 आ गए। तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन प्लस 8, लेकिन 2 बार ऑक्सीजन है ना, तो 8 × 2 यानी 8 दूना 16, यानी कितने इसमें भी हो गए, 22 न्यूट्रॉन हो गए, है ना, 22 न्यूट्रॉन हो गए। तो इस तरह से ये मत सोचना कि सब 22 है तो 22 ही बोल देंगे अगली बार, ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा पॉसिबल हो गया, है ना।
तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि देखिए एक और चीज़ इसमें जोड़ते जा रहा हूं मैं जानबूझ के, एक और चीज़ चलो मैं इसमें जोड़ दिया। क्या जोड़ूंगा कि बताइए इसका मोलिक्यूलर मास कितना है, आगे पढ़ेंगे भी मोलिक्यूलर मास कितना होगा, क्योंकि मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूलर मास, यहाँ पीछे एटम था तो एटॉमिक मास बोलते हैं। तो तुम कहोगे कि मास ऊपर वाला होता है ना, तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 16 नहीं है, ये 2 गो है ऑक्सीजन, तो 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना 32। मास मतलब ऊपर वाला सर पर जो लिखा होता है वो मास होता है। तो ये 12 प्लस 32 यानी कितना हो जाएगा 44 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना हो गया 44 ग्राम। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। मैं एक दो और सवाल देता हूं। ठीक है, एक और सवाल मैं देता हूं यहाँ पे, जैसे क्लोरीन। आप लोग सोचना, क्लोरीन -1, क्लोरीन 17 नंबर पर होता है, इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए, एटॉमिक मास 35 है। तो देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप। सबसे स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और सब कोई कमेंट में आंसर लिख देगा। पहले बताना है ये बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। फिर बताना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। फिर बताना है आपको चार्ज इस पे कितना है, रिलेटिव चार्ज, ठीक। और फिर आप बता सकते हैं एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, एब्सोल्यूट चार्ज, और एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास। देख रहे हो कितना सारा इंफॉर्मेशन बताया। तो 2-3 बातें तो आपको नहीं पता चलेगा। रिलेटिव चार्ज जब पूछेगा तो उस पर जितना चार्ज है उसको बोलते हैं रिलेटिव चार्ज, याद रखिएगा -1। इस पे -1 चार्ज है तो इसको रिलेटिव चार्ज बोलते हैं। ये यूनिट लेस होता है, ये भी बात याद रखिएगा, यूनिट लेस। लेकिन एब्सोल्यूट चार्ज अगर तुमसे कोई पूछता है तो एब्सोल्यूट चार्ज के लिए आप बोलना कि देखिए ईगो चार्ज है ना, तो आप बोलेंगे कि ईगो है तो यानी -1.6 × 10⁻19 कूलम है, इसको एब्सोल्यूट चार्ज बोलते हैं। अब बोलोगे सर आप एक ही क्यों बोले, देखिए एक चार्ज है -1 है, इसका मतलब एक ही ना इलेक्ट्रॉन इसमें डाला गया होगा, हाँ। इसीलिए ना -1 आया। हाँ। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया। अगर 2 रहता तो इसको 2 से गुणा कर देता, 2 कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये, चलो मैं 1 से गुणा कर दिया, है ना। अब ये ना करना कि सर माइनस यहाँ पर और इसका माइनस हम प्लस लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। माइनस साइन के लिए लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही होगा, है ना। तो ये हमारे सवाल थे, आपको इसका आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं आइसोटर्म्स से। हमारा टॉपिक आज है आइसोटर्म्स। और आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। साइंस में जब भी आइसो शब्द आए समझ लेना सेम है इसका मतलब। तो कितने आइसोटर्म्स पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो पहला हमारा है आइसोटॉप्स, ठीक है। अब देखो आइसोटॉप्स, पहले खूब सारे इससे क्वेश्चन आते थे, तो कुछ फीचर से इसके हम लोग लिख रहे हैं टॉप्स, यानी नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2 एटम अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। अगर मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है तो ये सब आइसोटॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसमें प्रोटॉन लिख देता हूं, वह एटम, एक और स्टेटमेंट है, वह एटम जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो सेम है बट डिफरेंट
डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी मास मतलब ना देखो, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। तो इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है, वह एटम जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जितना होगा उतना ही तो एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटॉन जितना है उतना एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियन। यानी न्यूक्लियन का होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसको मास बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास बोलते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट मास है तो डिफरेंट हमारा न्यूक्लियन होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट बना के आजकल पूछ रहा है, इसलिए मैं ऐसा लिखवा दे रहा हूँ। तीसरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। इनका जो आइसोटॉप्स होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। देखो, कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन करेगा, है ना, ये सब रिएक्शन जितना कर रहे हैं, कलर शो कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो सेम दिखेंगी। लेकिन जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जो है वो सब डिफरेंट दिखेगा इनका, है ना। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सबसे फेमस है हाइड्रोजन का, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। देखो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। दूसरा होता है इसका आइसोटॉप ड्यूटेरियम, डी से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास 2 है। तीसरा इसका होता है ट्रिटियम, जो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है लेकिन मास नंबर 3 होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का आइसोटॉप कहलाए, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है ना। अब ये एटॉमिक नंबर सेम है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताइए प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर भी 1 है ना। यहाँ पर भी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। मैं कहूँगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पहले कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर भी 1 है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो यहाँ पर भी 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलूँगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो यहाँ पे तो 0 है, ऊपर वाले में से इधर नीचे वाले को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा यहाँ पे 1। 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 न्यूट्रॉन। तो ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम के पास 1 है। मैं उल्टा बोल दिया क्या, ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है और ड्यूटेरियम के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन है। ठीक है, यही बात है। अगर मान लो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये H2O बनाएगा, तो ये D2O बनाएगा और ये T2O बनाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये कितना गुना इससे ज़्यादा है, कि इसके मास में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, अगर मैं कहूँ एक स्टेटमेंट बनाऊँ और कहूँ कि इसका मास कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो आप क्या कहोगे, 100 टाइम्स। आप खुद देख लो, 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ कि नहीं। ये 1 है और ये डबल है, तो कितना गुना इंक्रीज हो गया, 50 थोड़े हुआ, 1 के डबल। हाँ, 1 का डबल। हाँ। तो डबल हो गया, 100 गुना ना इंक्रीज हुआ इसका, तो इसका मास 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 100 टाइम्स, 100% मास इंक्रीज। ठीक है, ये 2 हुआ, 2 से 3 हुआ है, 4 रहता तो 100% ये भी हो जाता, लेकिन 2 से 3 हुआ है, तो यानी 50% मास यहाँ इंक्रीज हुआ है। भाई क्वेश्चन तो कुछ भी बना के आ सकता है, इसीलिए ये सब चीज़ जानना जरूरी है। मास इंक्रीज, समझे कि नहीं? हाँ। समझ रहे ना बात को। 2 से 4 हो जाता तो बोल देते 100%, लेकिन 2 से कितना हुआ है, 3, तो आधे ना, तो इसलिए 50% इंक्रीज हुआ है। अब इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक नोट लिखना है, यहाँ पे एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है, तो मैक्सिमम आइसोटॉप
मैक्सिमम आइसोटॉपिक इफेक्ट, मैक्सिमम आइसोटॉपिक इफेक्ट हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ढेर सारा 3 को बना रहा है, समझे कि नहीं? तो इसलिए इसमें ज्यादा आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, और एक और चीज स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टार डाल के मैं रेड पेन से लिख देता हूं कि इन जनरल अगर हेवी आइसोटॉप है, इन, सुनना ध्यान से, इन जनरल हेवी, है ना, हेवी आइसोटॉप, है ना, इन जनरल हेवी आइसोटॉप ऑफ an एलिमेंट, ठीक है, इन जनरल हेवी आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, इज रेडियो एक्टिव। ठीक है। अगर आपको क्या मिला, हेवी अगर मिल गया आइसोटॉप, तो जरूर वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। अब पूछोगे रेडियो एक्टिव क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो अपने उसके न्यूक्लियाई टूटते रहें और उसमें से वेव निकलते रहें, उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, आइसोटॉप्स जो होते हैं इनके केस में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का यहाँ से कंसेप्ट आता है। ठीक, और एवरेज एटॉमिक मास आएगा, उसके बाद इससे क्वेश्चन बनेगा। देखो अब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लेते हैं, कि पहले आइसो वाला करा ही दे, चलो आइसो वाला जितना है सब करा देते हैं, उसके बाद एवरेज एटॉमिक। दूसरा हमारा है, तीसरा है आइसोटॉप के बाद आइसोबार। आइसोबार, देखो आइसोबार, अब इसको याद करने में कंफ्यूजन होगा। तो आइसोटॉप था, तो टॉप माने नंबर अगर ज्यादा रहेगा तभी ना कोई टॉप करेगा। तो आप कह सकते हैं कि टॉप में नंबर सेम रहता है ना। अब बार माने भार समझ लेना, बार का मतलब होता है मास, भार, भार हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ, मास को। तो इसी तरह से कह सकते हो इसमें एटॉमिक मास सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एक सेम वाला बस याद रखना, अपोजिट वाला तो अपने मन से बोल देंगे। आइसो बार यानी बार मतलब हम याद रखेंगे कि भार है, तो भार मतलब मास होता है, तो इसका मतलब एटॉमिक मास सेम होगा, अपोजिट वाला एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा बात इसमें है कि इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम होते हैं ना। एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग हैं तो एटम भी तो अलग अलग होंगे, मतलब एक हाइड्रोजन होगा तो कुछ और एटम होगा, तो इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसीलिए इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं इसके, जैसे नाइट्रोजन है, 14 और 7 होता है, तो एक कार्बन भी ऐसा मिलता है जिसमें 14 और 6 होता है। एटॉमिक नंबर दोनों का तो अलग अलग है, लेकिन मास क्या मिला आपका, सेम मिला। तो ये दोनों आइसो बार कहलाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आर्गन जो है कितना होता है, किसी को याद है, 40 और 18, ठीक है। और कैल्शियम का भी होता है 20 और 40। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का क्या है, सेम कहाँ है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास क्या है, सेम है। तो ये आइसोबार है। तीसरा हमारा आता है आइसोटोन्स।
टोन टोन सिंपल है। टोन मतलब क्या समझते हैं? न्यूट्रॉन। टोन का मतलब क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। सही ना कर रहा है? तो बोल देंगे कि सेम एट न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? सेम हो। सेम न्यूट्रॉन में लिखता हूँ एक शब्द में, सेम न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन, सॉरी एन यू लिख दे, NUTRON, NEU गलत में लिखता हूँ खूब सारा, ठीक है, NEUTRON सही है ना? तो सेम क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रॉन। तो उसको बोल देंगे आइसोटोन। जैसे देखो ऑक्सीजन है 16 और 8, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है? तो मास में से ये घटा देंगे ना, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी 8 आ गया हमारा। वैसे ही मैं कह दूंगा क्या, एक कार्बन 14 और 6 ले लेता हूँ, देखो इसमें भी वैसे ही न्यूट्रॉन मिल जाएगा। कितना? 14 माइनस 6 कितना? 8 आ रहा है क्या? तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसका मतलब ये आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स है। क्लियर? तो इस तरह से इसको बोल सकते हो। तीसरा है हमारा, ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर पर क्या आएगा? 4 नंबर पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम। ठीक है, स्पीसीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या मिले तुम्हें? सेम मिले। सेम मिले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर -3 लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे ही लिख दूंगा। ऑक्सीजन के ऊपर -3, फिर फ्लोरीन के ऊपर -1, सॉरी फ्लोरीन के ऊपर -1, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। और उसके बाद से मैं लिख देता हूँ सोडियम को 1 प्लस डाल देता हूँ, Mg पर 2 प्लस डाल देता हूँ, एल्युमिनियम पर 3 प्लस डाल देता हूँ। इससे पता चला, ये देखो 7 एटॉमिक नंबर होता है हमारा नाइट्रोजन का, तो 3 और ऐड किए हैं, माइनस मतलब 3 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 8 होता है इसका, हाँ, तो 8 तो 10 तो 8 2 और ऐड हुआ है, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी 9 होता है फ्लोरीन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक जोड़ दिए हैं। तो सोडियम 11 होता है, तो एक निकाल दिए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम 12 होते हैं, 2 निकाल दिए हैं, निकाल दिया गया, तब 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 13 होता है, 3 निकाल दिए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन। यानी सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या मिले? सेम। इसीलिए इसको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब एक और आता है 5 नंबर, आइसो एस्टियर। आइसो एस्टियर्स। अब आइसोस्टियर्स कौन होते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटोमिसिटी। ऐसा स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटोमिसिटी। एटोमिसिटी भी सेम हो, है ना, और उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे N2CO, इसमें कितने एटम हैं? 2, और इसमें कितने एटम हैं? 2। दोनों का एटोमिसिटी तो 2 ही है। एटोमिसिटी ATOMICITY, एटोमिसिटी दोनों का 2 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन 7 दूना 14। बताओ, 7 दूना 14 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो 6 इसके और 8 इसके, 6 और 14, हाँ, तो दोनों के 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटोमिसिटी और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होना चाहिए, तो आइसोस्टियर कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल है N2O और CO2, तो देखो इसमें कितने एटोमिसिटी है? एटोमिसिटी जो है 3 है। एटोमिसिटी इसका 3 है, 3 गो एटम है, तो 2 और 1 3, इसके भी एटोमिसिटी कितने हो गए? 3। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें देखो 7 दूना 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है? 8 4 12 22। 22 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो 6 इसके और 16 इसके, हाँ, तो 6 6 12 तो 22, इसका भी 22। ये भी कितने हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या सेम हो जाए और एटोमिसिटी सेम हो जाए, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
ये आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स। ठीक है। अब एक और है इसका आइसोडाइफर्स। देखो कोई ठीक नहीं है क्या एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए समझदारी से तुम्हें करना पड़ेगा। एक एक चीज को रिवाइज चाहिए, एक एक चीज याद होगा तभी तुम अच्छे से बना पाओगे एग्जाम में, है ना। आइसोएस्टर्स कोई साल से पूछा नहीं है और अचानक से क्या आ जाए, सरप्राइज कर देगा। हाँ बस अगले साल से सब लोग अरे भाई रट 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 हो जाएगा। इसलिए पूरे सिलेबस को पढ़ना ज़्यादा होशियारी है। आगे बढ़ें। अभी एससी वर्मा से एक क्वेश्चन हो गया था। हाँ अब देखो इधर आइसोएस्टर्स। अब आ गया आइसोडाइफर्स। कितना नंबर था, कितना नंबर था ये, राइट 7 थोड़े होगा, 5 6 होगा। तो 6 नंबर में है आइसोडाइफर्स, DIAPHERS। आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स कौन होते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ डिफरेंस जो होता है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होना चाहिए। वह स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सुन लो ध्यान से, मेरे बात ध्यान से समझ में आ जाएगा। वह स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज हो जिनके बीच का डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा ना वह सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ कार्बन 14 और 6 और मैं ले लिया ऑक्सीजन 18 और 8। आप बोलोगे ये कौन सा ले रहे हैं अपने मन से। देखो 18 भी तो इसका आइसोटोप होते हैं, 16 होता है तो 18 भी ऑक्सीजन होता है। तो अगर मैं अगर इसका देखूं प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर देखूं तो इसमें कितने हैं, 6 है। और इसमें कितने हैं प्रोटॉन की संख्या, 8। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या देखूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैं इसमें कहूंगा 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। हाँ तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे इसके न्यूट्रॉन। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएंगे, 10 न्यूट्रॉन। तो ये हमने भले निकाला। अब डिफरेंस निकालो क्योंकि वो डिफरेंस को सेम बोल रहा है। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाओगे तो कितना आएगा, 2। 8 माइनस 6 यानी 2 आ गया ना। यहाँ पर भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये मैं कहने जा रहा था कि इसमें जो डिफरेंस आता है ना न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से जो घटाते हैं, ये डिफरेंस सेम आता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोडाइफर्स। क्लियर। अब ये आइसोडाइफर्स हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कितने प्रकार के हैं आइसोटॉम्स हो गए खत्म, अब ज्यादा नहीं, बस यही लास्ट था, है ना। तो इस तरह से आप इसे थोरियम का भी मैं लिख देता हूँ, बच्चे जो है कुछ एग्जांपल तुम लोगों को एक देता हूँ, तुम लोग निकाल के देखना। थोरियम जो है 90 234 और एक होता है यूरेनियम 92 238। ये इनका भी अगर तुम निकालते हो, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखो, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका भी लिखो, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटा के लिखो, फिर इसका भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अंतिम में डिफरेंस निकालो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटा के, तो दोनों का जरूर आएगा सेम। ठीक है, 54 आता है। आप एक बार ट्राई करके कमेंट करना। तो आइसोटर्म्स यही थे, इतना ही आइसोटर्म्स था। अब हमारा काम खत्म हो गया, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब यहाँ से अब एटम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई कि भाई एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना।